इस मूवी की शुरुआत में राम नाम के कारपेंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से घर आता है और उसकी बीवी का नाम झांसी होता है। और जब राम अपना कबर्ड ओपन करता है तो उसके कबर्ड में से एक आदमी निकलकर बाहर भागने लगता है। दरअसल राम की वाइफ का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है। इस वजह से राम बहुत दुखी हो जाता है और वह अपनी वाइफ को तुरंत घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मैं घर से चली जाऊंगी, लेकिन आप इस बात को यहीं पर दबा दे। और राम जब भी काम पर जाता है तो वह अपनी वाइफ की उन हरकतों को याद करके बहुत दुखी होता है। लेकिन अगली सुबह पुलिस आकर राम को गिरफ्तार कर लेती है और उसके घर के बाहर वुमेन वेलफेयर वाली औरतें धरना दे रही होती है और उनके अंदर झांसी भी मौजूद होती है। और झांसी ही उन औरतों को यह कहकर इकट्ठा करती है कि उसका पति राम उसके साथ मैरिटल रेप करता है, उसे मारता है, पीटता है और इस तरह से बेचारे राम पर झूठा ही आरोप लगाया जाता है। वे सारी औरतें राम को बहुत मारती है। इस वजह से पुलिस उसे एक दिन के लिए गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन बाद में राम को उसके काम से भी निकाल दिया जाता है और सारे सोसाइटी वाले उससे नफरत करने लगते हैं। और फिर राम रहने के लिए ट्री हाउस बना लेता है। इसके बाद में कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब विशाखापट्टनम के अंदर कृष्णा देव उर्फ केडी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका एक डॉग भी होता है और उसको कुछ टाइम के बाद एक केस मिलता है। दरअसल बीच के पास एक आदमी की लाश मिलती है। केडी अपनी टीम के साथ उस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहां की जांच पड़ताल शुरू कर देता है और उस मरे हुए आदमी के रिलेटिव को भी बुला लेता है। थोड़ी देर के बाद उस आदमी का भाई आता है जो बहुत रोने लगता है, लेकिन केडी उसके बड़े भाई को ही गिरफ्तार करने लगता है क्योंकि केडी ने उसके बड़े भाई को यह बताया था कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है, लेकिन कहां पर मारा है ये नहीं बताया था। दरअसल केडी का माइंड बहुत ही शार्प होता है और वे क्राइम को देखकर ही आधे केस को सोल्व कर लेता है। इसके बाद हम नागेश्वर राव नाम के डीजीपी को देखते हैं और पहले ही इंप्रेशन से डीजीपी को केडी पसंद नहीं आता है क्योंकि केडी के अंदर अपना एक अलग ही एटीट्यूड होता है। केडी की टीम के अंदर एक लेडी ऑफिसर भी होती है जिसका नाम वर्षा होता है, लेकिन केडी वर्षा को इतना पसंद नहीं करता है क्योंकि पास्ट के अंदर वर्षा की वजह से एक केस सोल्व होते होते रह गया था और इस वजह से ही केडी उसे इग्नोर करता रहता है। केडी की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम आर्या होता है और आर्या हर एक वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर काम करती रहती है। केडी आर्या को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं और केडी नहीं चाहता है कि शादी के बाद उनकी हालत भी वैसी हो जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद आर्या की माँ केडी के घर रहने आ जाती है ताकि वह अपनी बेटी पर नजर रख सके। केडी आर्या की माँ को समझाने लग जाता है कि क्यों वे लिविंग में रहना चाहते हैं। फिर उसकी माँ तो मान जाती है। इसके बाद अभि नाम का केडी का एक दोस्त केस के सिलसिले में बात करने के लिए उससे मिलने आता है और उसके कुछ टाइम के बाद केडी को संजना नाम की एक लड़की का केस मिल जाता है जिसका अपने ही ऑफिस के अंदर मर्डर हो जाता है। और ये पता चलने के बाद केडी की पूरी टीम उस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है और जब केडी वहां पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि किलर संजना की बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके गले पर दांतों का निशान भी होता है और साथ ही किलर के फुटप्रिंट भी मिल जाते हैं। और वहां पूछताछ करने के बाद केडी को पता चलता है कि संजना हमेशा देर रात से ही घर पर जाती थी। तभी रमेश नाम का लड़का होता है जो केडी को बताता है कि मैं संजना मैडम को घर छोड़ने जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद जब अभी वर्षा और केडी संजना की रिपोर्ट लाने के लिए फॉरेंसिक जाते हैं तब वहां पर उन्हें हैरान करने वाली बात पता चलती है कि क्राइम स्पॉट पर जो उन्हें बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो अलग अलग लड़कियों के होते हैं, केवल सिर ही संजना का होता है, जिससे केडी को यह पता चलता है कि किलर ने संजना को ही नहीं बल्कि 2 और लड़कियों को मारा है। फॉरेंसिक डॉक्टर यह बताती है कि संजना के साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज नहीं हुआ है और उसके गर्दन पर जो दांतों के निशान पाए गए हैं उससे यह पता चलता है कि किलर के एक्स्ट्रा दांत है। और फिर अभी केडी और वर्षा को इस केस से जो भी क्लूज मिलते हैं वो उसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और रंजिता नाम की लड़की के पास जाते हैं क्योंकि वो संजना की रूममेट होती है, जहां से उन्हें यह पता चलता है कि संजना अक्सर पब जाया करती थी। और फिर पुलिस पब के अंदर जाकर वहां के स्टाफ के शूज और दांत चेक करती है और वहीं रजिता की सेफ्टी के लिए केडी उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए बोलता है। रजिता को पिकअप करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड कुमार आता है। इसके बाद केडी और वर्षा संजना के गाँव जाकर उसके माता पिता से बात करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन संजना के पिता रोते हुए केडी को कहते हैं कि साहब आप मेरी बेटी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स लेकर आ जाइए, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दूंगा। केडी को संजना के घर से बच्चों की ग्रुप फोटोज मिलती है जिस फोटो के अंदर एक बच्चे का एक्स्ट्रा दांत होता है और केडी को पता चलता है कि उस बच्चे का नाम राघव है जो कि अब विशाखापट्टनम के अंदर जॉब करता है। इसीलिए फिर तुरंत केडी और उसकी पूरी टीम राघव के घर पर पहुंच जाती है और वहां की तलाशी लेने पर उन्हें राघव के शूज मिल जाते हैं जो कि क्राइम स्पॉट वाले फुटप्रिंट से मैच खाते हैं। इसके बाद केडी राघव के काम करने वाली जगह पर जाता है और उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन तभी राघव का पिता उसे कॉल करके बताता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और ये सुनने के बाद राघव वहां
से भागने लगता है और इसी बीच उन दोनों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन केडी उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे पूछता है कि जिस दिन संजना मारी गई थी उस दिन वो कहाँ पर था। तब राघव बताता है कि वो उस दिन शहर से बाहर गया था, लेकिन वे किस काम से गया था ये वो केडी को नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक लैब के अंदर जूतों को चेक करने के बाद पता चलता है कि वे जूते क्राइम स्पॉट पर पाए गए थे, क्योंकि उन जूतों में खून के धब्बे मिलते हैं। वहीं जब केडी अपने घर पर जाता है तो उसे आर्या बताती है कि वह मां बनने वाली है, लेकिन आर्या की मां शौक हो जाती है क्योंकि वह तो घर में ही थी और अब ये कांड कब हो गया। लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, इस वजह से वो उन दोनों की शादी फिक्स कर देती है। अगले दिन डीजीपी केडी को कहता है कि तुमने बहुत ही जल्द इस केस को सोल्व कर दिया, लेकिन केडी कहता है कि अभी कहाँ, क्योंकि अभी तो उन बाकी बॉडी पार्ट्स की लड़कियों के बारे में भी पता लगाना है। लेकिन डीजीपी बाकी 2 लड़कियों को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर देता है। इसके बाद राघव को कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस वाले कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश कर देते हैं और कोर्ट में भी राघव यही बताता है कि वो उस दिन किसी पर्सनल काम से शहर से बाहर गया था। वहीं अब शहर के अंदर लोग जस्टिस फॉर संजना के नारे लगाने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, राघव को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। अब शहर के हालात देखकर सीएम एक पुलिस वाले को कहता है कि वो राघव का एनकाउंटर कर दे। इसके बाद केडी को एक अननोन पर्सन से मेल आता है जिसके अंदर वीडियो होती है और जब केडी उस वीडियो को देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन संजना मारी गई थी उस दिन राघव काकीनाडा के एक थिएटर के पास एक लड़की के साथ था। और अब केडी को पता चल जाता है कि राघव तो निर्दोष है। उसी रात को केडी को पता चलता है कि 3 ऑफिसर आए और वो राघव को ले गए। केडी समझ जाता है कि अब वो उसका एनकाउंटर करने वाले हैं, इसीलिए केडी राघव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, कई लोगों को कॉल करता है और फाइनली राघव का एनकाउंटर नहीं होता है। उसे फिर से जेल में लाया जाता है और फिर केडी उसे मिलने जाता है। पर हमें पता चलता है कि काकीनाडा में राघव की एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड है और उसी को बचाने के चक्कर में राघव ने कुछ भी नहीं बताया होता है। लेकिन जब केडी वहां पर पहुंचता है तो काफी देर हो जाती है, क्योंकि वो फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद पूरा शहर जश्न मनाने लगता है कि संजना का असली खूनी खुद ब खुद ही मर गया। लेकिन इस बात से केडी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से एक मासूम मर गया। इसी दौरान असली किलर केडी की गाड़ी के ऊपर रंजिता की फोटो चिपका कर जाता है और रंजिता के गले पर एक रेड मार्क होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब वो किलर रंजिता को मारने वाला है। इसीलिए केडी तुरंत कुमार के घर पर जाता है, क्योंकि रंजिता वहीं पर होती है। केडी पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और जब वे बाहर आता है तो उसे गाड़ी पर आर्या की फोटो मिलती है और अब वो किलर आर्या को मारने की धमकी देता है। लेकिन जब केडी घर पर जाता है तो आर्या सेफ होती है, लेकिन केडी के बाथरूम में वे किलर ये लिख कर चला जाता है कि मुर्गी का दिमाग, क्योंकि एक इंटरव्यू में केडी ने ही कहा था कि क्रिमिनल का दिमाग मुर्गी के दिमाग जितना होता है। और अब वो किलर केडी को चैलेंज करता है। अगली सुबह केडी डीजीपी को कहता है कि सर, हम एक प्रेस रख के सब कुछ सच सच बता देंगे कि हमारी वजह से एक मासूम की जान चली गई। हम इस केस को फिर से रीओपन करेंगे। लेकिन डीजीपी इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन केडी है जो कि कैसे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है। केडी को ये तो पता चल जाता है कि किलर ने राघव को फंसाया था, लेकिन संजना के गले के निशान का क्या? पूछताछ करते करते केडी और वर्षा एक पब में जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि पब वाले हर कस्टमर के हाथ पर ट्रांसपेरेंट मार्क रखते हैं और संजना के सिर के पास जिस लड़की का हाथ मिला था उसके ऊपर भी ऐसा ही मार्क था। और आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान केडी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम तानिया है, जो मिसिंग हो गई थी और ये बात अब न्यूज में भी चलने लगती है। लेकिन आर्या न्यूज देख लेती है और वे केडी को कॉल करके कहती है कि वे तानिया को जानती है, वो हर वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी। उस एसोसिएशन में जाने के बाद केडी को पता चलता है कि कुछ महीने पहले वहां पर पूजा नाम की लड़की काम करती थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी हैदराबाद में मिली। और अब यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो 3 लड़कियां मरी थी, संजना, तानिया और पूजा, ये तीनों उसी एसोसिएशन में काम करती थी। और इसके पहले पार्ट के अंदर, यानी कि हिट द फर्स्ट केस के अंदर, विक्रम को हैदराबाद के अंदर जिस लड़की की डेड बॉडी मिली थी वो पूजा की ही थी। और केडी को एक बूढ़ी औरत झांसी के बारे में बताती है कि इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट झांसी की भी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। इसके बाद वर्षा और केडी झांसी के घर पर जाते हैं, जहां पर कोई नहीं होता है और झांसी और कोई नहीं बल्कि उसी कारपेंटर राम की वाइफ होती है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस घर के अंदर एक बच्चे ने दीवार पर कुछ स्केच ड्रॉ कर रखा होता है और उस ड्राइंग के हिसाब से उसकी माँ बुरी है और वे अपने पिता राम से बहुत प्यार करता है। राम के मरने के बाद भी उसका बेटा अपने पिता राम की अखबार में फोटो छपवाता रहता है और एक तरह से वो उसके पिता को ट्रिब्यूट देता है। लेकिन जब इस बारे में वर्षा और केडी बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, तब कोई राम के ट्री हाउस को जला देता है। इसके बाद जब केडी अपने घर आता है तो वहां पर आर्या नहीं होती है, क्योंकि वो किलर उसे ले जाता है। इस बात से केडी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वर्षा उसका इमोशनल सपोर्ट बनती है और उससे कहती है कि वही है जो उस किलर को पकड़ सकता है। इसके बाद केडी सारे न्यूज़पेपर मंगवाता है तो उसे पता चलता है कि राम का बेटा हर साल अपने पिता की फोटो अखबार में छपवाता है, लेकिन उसका खुद का नाम नहीं लिखा होता है और ना ही कोई एड्रेस होता है। लेकिन केडी ये नोट करता है कि राम के पिता की फोटो के नीचे एक डेंटल एड होता है जो उसी पेज पर होता है और फिर संजना और तानिया की फोटो
फोटो चेक करने के बाद में यह पता चलता है कि दोनों ने अपने दांतों पर ड्रेसेस लगवाए थे और इसका मतलब आर्या भी उस डेंटिस्ट को जानती है और केडी आर्या की डायरी लेकर उस डेंटल क्लिनिक का एड्रेस देखकर उस क्लिनिक में जाता है जहाँ पर राम की फोटो लगी होती है और बाकी दीवारों पर काफी पेंटिंग्स भी होती है। शौक करने वाली बात यह होती है कि उन दीवारों के पीछे काफी सारी डेड बॉडीज होती है, मतलब कि किलर ने अपने ही क्लाइंट को मारकर दीवारों के पीछे दफना दिया। लेकिन तभी वे डेंटिस्ट केडी पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वे डेंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि रजिता का बॉयफ्रेंड कुमार होता है। केडी और कुमार के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें केडी काफी जख्मी हो जाता है। दरअसल जब झांसी ने राम को जलील किया था तब उसके बाद राम ने सुसाइड कर लिया था और ये कुमार को सहन नहीं हुआ और उसने अपनी ही माँ को मार दिया। और जो औरतें वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में काम करती थी, कुमार ने उन्हें एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसी औरतों की वजह से ही उसके पिता राम उसे छोड़कर चले गए और वे अनाथ हो गए। अब कुमार आर्या और केडी को बहुत टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी केडी का डॉग वहां पर आ जाता है जिस वजह से केडी अपने आप को छुड़ाकर कुमार को मार देता है। इसके बाद में आर्या और केडी की शादी हो जाती है और हम वहां पर अर्जुन सरकार को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और वे केडी की जगह पर आता है और इससे ये साफ हो जाता है कि हम हिट द थर्ड केस में यानी कि इसके तीसरे पार्ट के अंदर नानी को देखने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।